आइए हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। चैप्टर 1 का क्लास 2 देखते हैं हम लोग। देखिए, पिछला क्लास मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर 1 है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्चुअली में चैप्टर 1 और प्लस चैप्टर 2 मिलकर के ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग दो वर्ड है यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब हो जाता है क्या, चार्ज, और एक वर्ड है स्टैटिक्स, जिसका मतलब हो जाता है रेस्ट। मतलब इस चैप्टर में चार्ज जो रहेगा वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और वही जब आप तीसरा चैप्टर में जाइएगा तो उसमें चार्ज फ्लो करने लगेगा और तब उसका नाम पड़ जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कोई नया चीज नहीं है। जब चार्ज फ्लो करने लग जाएगा तो नाम क्या पड़ जाएगा उसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज कितना तरह से नेचर में बताया था मैंने, दो तरह से, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज निगेटिव होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं हम लोग, प्रोटॉन। और अगर चार्ज निगेटिव हुआ तो इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। बस फर्क इतना है कि एक पॉजिटिव लेते हैं और एक को निगेटिव लेते हैं। इसको शॉर्टकट में इंडिकेट करते हैं प्लस ई से, और इसको शॉर्टकट में इंडिकेट करते हैं माइनस ई से। तो चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज के बारे में बोलेंगे कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी हर उस चीज को बोलते हैं जिसका हम लोग क्या कर दें, मेजरमेंट कर दें, माप तौल कर दें। तो चार्ज का मेजरमेंट हुआ और उसका वैल्यू कितना आया, इतना और इतना। नेचर में कितना तरह से एग्जिस्ट किया, दो तरह से। इसके बाद हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टीज वगैरह देखे थे। अगर आप में से वो कोई नहीं भी पढ़ा है तो आप उस वीडियो को बाद में देख सकते हैं। आइए आगे स्टडी करते हैं। देखिए, एक सोडियम का एटम लेते हैं, Na, नीचे 11 और ऊपर 23। सोडियम एटम ले लिया हमने, सोडियम एटम ले लिया। अब जो जो दिखेगा वो बोलना है। 11 क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और ऊपर में ये 23 क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। आइए थोड़ा फोटो बना लेते हैं इसका हम लोग। देखिए, एटम में सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप ही बताइए कितना प्रोटॉन है, 11। तो यहां 11 लिखा जाएगा, यहां 11 लिखा जाएगा। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। शुरुआत में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिट में होगा। ये हुआ पहला ऑर्बिट, ये हुआ दूसरा ऑर्बिट, ये हुआ तीसरा ऑर्बिट। तो बताइए पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखने का रूल है, 2। पहला में 2 रख दिया। और कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, 11। तो अगला में कितना रख देंगे, 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। और उसके अगले ऑर्बिट में 1। तो कितना प्रोटॉन हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 11। और आप तो सिर्फ इतना बोले, अब इसको आप तौल दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको
तौल दीजिए, वेट कर दीजिए, मेजर कर दीजिए कितना केजी का हुआ, कितना एमयू का हुआ। एटम को एमयू में नापते हैं। एमयू मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटम को किस में नापते हैं हम लोग? एमयू में। एमयू का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो, मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास केजी में अगर बोले तो 1.67 10 का पावर -27 केजी, एक प्रोटॉन का मास। और यही जो है 1 एमयू के बराबर होता है। जैसे होता है ना बाबू, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। याद किए हुए हम लोग, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से 1 एमयू में कितना केजी? 1.67 10 का पावर -27 केजी, या इतना केजी में कितना एमयू? 1 एमयू। 1 एमयू। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, अगर एक न्यूट्रॉन का मास का बात करें तो वो भी नियरली सेम होता है। न्यूट्रॉन का भी मास नियरली सेम होता है, स्लाइटली इससे बड़ा होता है अगर इसके बाद नंबर लिखेंगे तो। अभी फिलहाल दोनों सेम है, और सेम है तो ये भी कितना एमयू हो गया? 1 एमयू हो गया। ये सब डाटा है, ये सब डाटा है जो याद रखना है। ये भी 1 एमयू हो गया। इसके बाद अगर आपसे ये बोले मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना? तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10 का पावर -31 केजी। और इसको एमयू में अगर बोलेंगे तो 0.0005 एएमयू। इलेक्ट्रॉन का मास उतना कम होता है, 0.005 एएमयू। अब किसी को जिज्ञासा है कि सर क्या आप ये प्रूफ कर सकते हैं इसके बराबर इसके? तो हाँ, प्रूफ कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा बात है, वो वीडियो के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा। और हमको लगता है जो लोग क्लास किए हैं उनको हम कन्वर्ट करके दिखाए थे एमयू को कैसे कन्वर्ट करते केजी में। लेकिन मान लीजिए नहीं किए हैं तो एक्स्ट्रा बात आपको वीडियो के थ्रू अवेलेबल हो जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद दिक्कत होगा वीडियो में भी तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ऐसा नहीं कि वीडियो से ही पढ़ना है, वीडियो एक बस छोटा सा सोर्स है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके ताकि और बेहतर आपका ब्रेन वर्क करे। फिलहाल ये वैल्यू आपको याद रखना है। इस वैल्यू से हमको एक फीलिंग आ रहा है। क्या फीलिंग आ रहा है? प्रोटॉन का मास 1 एमयू, न्यूट्रॉन का मास 1 एमयू और इलेक्ट्रॉन का मास इन लोगों के कंपैरिजन में तो 0 के बराबर है। इन लोगों से कंपेयर करें तो उसका तो मास ना के बराबर है। कोई बोलेगा 10,000 रुपया है और 10,000 रुपया के पास कोई 3 रुपया और रख देगा, उसको इग्नोर कर सकते हैं ना? 10,000 के सामने 3 रुपया को हम लोग क्या कर सकते हैं? इग्नोर। हाँ, 10 रुपया हो और तब वहां पे कोई 3 रुपया रख दे तब इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन 10,000 रुपया हो या 10 लाख रुपया हो, 10 लाख के सामने कोई 2,000 रुपया हटा दे, इग्नोर कर सकते हैं। तो 2,000 इग्नोर कर सकते हैं कब? जब कंपेयर किससे कर रहे हैं उसको देखते हुए। तो अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंपेयर करोगे इलेक्ट्रॉन के मास को तो वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, कैन बी नेग्लेक्टेड। चलो, हम आपको बोला था इस एटम को तौल दो, समझो, उठाया और कोई तराजू है जो इसको एमयू में तौल रहा है। अब तुम सोचो इसके बाद एक प्रोटॉन कितना एमयू? 1 एमयू। तो 11 प्रोटॉन के कारण 11 एमयू और 11 इलेक्ट्रॉन के कारण 11 इलेक्ट्रॉन के कारण कितने लोग समझे? 0। और ये इतना छोटा वैल्यू है, उसके कंपेयर में हम बोल रहे हैं। कोई बोलेगा ना 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 11 से मल्टीप्लाई करो तो 0.0055 आएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई भी करोगे तो वेरी स्मॉल वैल्यू आएगा तुम्हारा। तो इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट है। कहां ये 11 एमयू और कहां वो 0.0055। तो तुम देखो 11.00 के सामने ये नेग्लिजिबल मास का है तुम्हारा।
तो बताओ, इसको अगर तुम तौले तो ये कितना भारी दिखाएगा? 11 mu दिखाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन का तो मास ना के बराबर है, तो कितना mu दिखाएगा? 11 mu। और होना कितना चाहिए? 23। इसका मतलब कुछ कमी है, इसका मतलब कुछ कमी है। और यहां पर रोल आता है किसका? न्यूट्रॉन का। यहां पर रोल किसका आता है? न्यूट्रॉन का। तुम सोचो 11 mu है और 23 mu आना चाहिए। क्या बोला मैंने? 11 mu है और 23 mu आना चाहिए, और इसी कारण इसमें 12 न्यूट्रॉन आके बैठ जाएगा। अब तुम बताओ, एक न्यूट्रॉन का मास कितना mu? 1 mu। तो 12 न्यूट्रॉन का मास 12 mu प्लस कितना हो गया? 23 mu में ये छोटा सा मास को जोड़ेंगे तो 23 का 23 रहेगा कि बढ़ जाएगा 23 ज्यादा? 23 का 23 ही रहेगा, नियरली सेम रहेगा, नियरली सेम रहेगा। तो एटम का ऐसा फोटो दिखता है, हालांकि एटम तो ऐसा भी नहीं होता, सुने होंगे, कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन चलो, साधारण स्टडी के लिए एटम का ऐसा फोटो दिख रहा है, जिसमें सेंटर पे कौन है? न्यूक्लियस। और बताओ तो एटम का जो मास है पूरा का पूरा, वो पूरे एटम में मास है कि न्यूक्लियस में मास है? तो हम लोग क्लियर कर चुके सर, इलेक्ट्रॉन तो एकदम ना के बराबर मास है। इसका मतलब एटम का सारा मास कहां है? तो ऐसा बोल सकते हैं कि द होल मास ऑफ द एटम इज resides in the nucleus. The whole mass of the atom resides in the nucleus. मतलब एटम का सारा मास, कहने के लिए एटम इतना बड़ा है। अगर इस सब इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, इस सब ऑर्बिट को हटा देंगे, तो बताओ एटम हल्का हो जाएगा कि भारी हो जाएगा? वही रहेगा। क्योंकि हम यही बात आपके दिमाग में डाल रहे हैं बार बार कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में ना के बराबर। जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने बोला था, फिर बता रहा हूं कि मान लो आप 80 केजी के हो, आप 80 केजी के हो, अगर सर से बाल पूरा मुड़ा दें, टकला करा दें, तो क्या आप 75 केजी के हो जाओगे? कैन बी नेग्लेक्टेड। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन का मास जस्ट लाइक सर के बाल की तरह है, वेरी वेरी स्मॉल। उसके आने या जाने से मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम लोग एटम का एक फोटो देखा। अब थोड़ा इसके बाद सोचो क्या क्या जानकारी लिख सकते हैं। अगर हम ये बोलें चार्ज ड्यू टू, कितना प्रोटॉन्स है? 11। तो बताओ 11 प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज? चार्ज का बात कर रहे हैं, तो बताओ एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज? तो एक प्रोटॉन पर ये चार्ज, चाहिए बोलो, चाहिए बोलो, बताओ एक प्रोटॉन पर ई चार्ज, तो 11 प्रोटॉन पर, वेरी सिंपल, 11 ई चार्ज। आप चाहो तो ई का वैल्यू लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो 11 प्रोटॉन के लिए 11 ई चार्ज। चलो, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 ही है, हाँ या ना? बोलेंगे पक्का ऐसा, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? माइनस ई चार्ज। तो 11 इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस 11 ई चार्ज। तो बताओ तो टोटल चार्ज कितना होगी? टोटल चार्ज ऑन एटम, तो बोलेंगे सर टोटल चार्ज, चार्ज कैसा क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल वे में जोड़ देंगे। उसी को तो बोलते हैं एडिटिव इन नेचर। क्या बोलते हैं? जिसको सिंपल वे में जोड़ घटा दे उसको बोलते हैं एडिटिव इन नेचर। तो टोटल चार्ज ऑन एटम क्या हो जाएगा? तो 11 प्रोटॉन के कारण 11 ई और 11 इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस 11 ई, कुल मिला के कितना हो गया? 0। और 0 कहने का मतलब है कि ये न्यूट्रल होगी। क्या हो गया? तो हम लोग एक बात कह सकते हैं कि ऑल एटम्स आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम लोग ये लाइन कह सकते हैं। ये लाइन कब कह रहे हैं? समझने के बाद न्यूट्रल कैसे बनता है।
ऑल एटम्स, जितना भी एटम है सब का सब शुरुआत में क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होगा, बिकॉज, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स gets cancelled out by total negative charge due to electrons। प्रोटॉन्स के कारण जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, खत्म कर देगा। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, और उसी को बोलते हैं न्यूट्रल हो गया। तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं, initially all atoms are electrically neutral because total positive charge due to protons are cancelled out by total negative charge due to electrons। टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण कैंसिल हो जाता है टोटल निगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात बताओ, कोई भी बॉडी है वो किससे बनता है, एटम से। कोई भी बॉडी किससे बनता है, और एटम पर टोटल चार्ज कितना है, जीरो। और एक बॉडी पे अगर 100 एटम है तो 100 जीरो को जोड़ोगे कितना आएगा, 1000 जीरो को जोड़ोगे तो जीरो। अरे जीरो प्लस जीरो कितना भी जीरो जोड़ो जीरो ही आएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि सारा का सारा बॉडी भी न्यूट्रल होता है शुरू में। अरे एटम के जगह पे वर्ड रिप्लेस कर दिया बॉडी से, क्योंकि एटम सब मिलके क्या बनता है, बॉडी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, इनिशियली, शुरुआत में, ऑल बॉडीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। रीजन दो तो बोलेंगे रीजन क्या ऊपर में लिखा हुआ है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स आर कैंसिल आउट बाय टोटल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। सेम रीजन, ऑल बॉडीज आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और न्यूट्रल बॉडी को बनाते कैसे हम लोग, सिंबल में। तो एक बॉडी बना दो और इसमें जितना प्लस है उतना ही क्या दिखा दो, माइनस। ये किसका सिंबल हो गया, ये किसका सिंबल हो गया, न्यूट्रल बॉडी का। ये किसका सिंबल हो गया, न्यूट्रल बॉडी का। फोटो या तो ऐसे बनाओ या सिंपली खाली बॉडी को रख के छोड़ दो। खाली बॉडी मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है, कैंसिल आउट हो रहा है, ये न्यूट्रल बॉडी होगी। हमको क्या करना आज की क्लास में, अब आज के क्लास जो है वो बताने जा रहे हैं। हमको आज के क्लास में इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देना है। क्या कर देना है, चार्ज कर देने का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या बराबर नहीं रहेगा, बराबर रहेगा तो कैंसिल हो जा रहा है। हमको इसको चार्ज कर देना है। और इसके लिए मेरे पास एक तो केमिकल प्रोसेस है, जैसे NaCl सॉल्ट जो बनता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सोडियम Na प्लस बनता है, क्लोरीन Cl माइनस। हमको केमिकल प्रोसेस नहीं पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है फिजिकल प्रोसेस, जो तुम हाथ से कर सकते हो, अपने हाथों से कर सकते हो। केमिकल प्रोसेस में क्या तुम इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के वहां रख देते हो, नहीं। वो जो प्रोसेस है, इक्विपमेंट तैयार करते हैं, सेटअप, और अपने आप वो प्रोसेस होता है। और यहां हमको प्रोसेस अपने हाथों से करना है। तो मेरे पास बॉडी को चार्ज करने का 3 फिजिकल प्रोसेस है। क्या बोला हम, मेरे पास बॉडी को चार्ज करने का 3 फिजिकल प्रोसेस, 3 तरह से बॉडी को चार्ज करेंगे।
पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो पढ़ेंगे हम लोग अभी डिटेल में। दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? चार्जिंग ऑफ बॉडी। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी शुरुआत में क्या है? न्यूट्रल। कोई भी बॉडी शुरुआत में क्या है? न्यूट्रल। तो चलो इस न्यूट्रल बॉडी को हम लोग किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, आइए। तो टॉपिक का हमारे नाम है चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 3 processes for चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। पहला क्या आपको नाम बताया मैंने? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसका डिटेल स्टडी करेंगे। दूसरा नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसका भी डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन इसका कुछ हिस्सा चैप्टर 2 में है, तो कुछ हिस्सा इसका बच जाएगा चैप्टर 2 में, इसका डिटेल हिस्सा। और तीसरा का भी आपको यूज चैप्टर 2 में है, लेकिन पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा इसी चैप्टर में, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमारे पास बॉडी को चार्ज करने का कितना मेथड है? 3 मेथड है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। आइए तो अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहां तक तो आपको हम जीके टाइप बोलते चलेगा, लेक्चर टाइप। अब समझते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को अपने लैंग्वेज में, अपने हिसाब से। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखो, अब साथ में चलना है मेरे, अब सिर्फ हमको नहीं बकबक करना है, साथ में चलोगे। ये एक बॉडी ए ले लिया, ये एक बॉडी बी ले लिया, कैसा बॉडी है ये जो हम बना रहे हैं? न्यूट्रल है कि न्यूट्रल नहीं है? हाँ, ये न्यूट्रल दिख रहा है सबको? न्यूट्रल है, जो दिखेगा बस वही बोलना है। अब और ये कैसा बॉडी है? न्यूट्रल है कि न्यूट्रल नहीं है? ये भी न्यूट्रल दिख रहा है। दोनों पे टोटल चार्ज क्या है? 0। दोनों पर टोटल चार्ज 0 है। चलो आओ, जो दिख रहा है वही सब लिखेंगे, जो दिख रहा है वही सब लिखेंगे। चार्ज ड्यू टू, कितना प्रोटॉन दिख रहा है? गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चार्ज ड्यू टू 10 प्रोटॉन्स। बताओ 10 प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज? 10 ही, वेरी सिंपल। अरे एक प्रोटॉन पे ई चार्ज, तो 10 प्रोटॉन पे 10 ही चार्ज, वेरी सिंपल। 10 ही चार्ज, प्लस लिखो चाहे ना लिखो। चलो, चार्ज ड्यू टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, बोलो बोलो बोलो। -10 ही, वेरी सिंपल, -10 ही। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी ए, बॉडी ए है ना? चलो बॉडी ए का टोटल चार्ज बताओ तो, प्रोटॉन के कारण प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण कितना हो जाएगा? 0 कहने का मतलब है कैसा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। ऑफ कोर्स न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। आइए यहां आते हैं, बताइए टोटल चार्ज या चार्ज ड्यू टू कितना प्रोटॉन है? गिनो। चार्ज ड्यू टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक और बना देते हैं 20। तो चार्ज ड्यू टू 20 प्रोटॉन्स। बताओ 20 प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज?
20, चलो चार्ज ड्यू टू 20 इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ड्यू टू 20 इलेक्ट्रॉन्स, अरे कितना होगा -20। तो बताओ टोटल चार्ज ऑन बॉडी बी, चलो बी पर बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, +20 और -20, कितना हो गया, अर्थात ये भी न्यूट्रल निकला। यस सर, ये भी न्यूट्रल निकला। अब इसके बाद सुन, अब ये बॉडी ए और बॉडी बी को हम आपस में ऐसे ऐसे रगड़ दे रहे हैं। रगड़ने से हीट एनर्जी पैदा होता है, गर्मी पैदा होता है, गर्म होता है, एनर्जी मिलेगा। और ये एनर्जी मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, भागेगा, या तो ए से बी भागे या बी से ए भागे, इलेक्ट्रॉन भागेगा। अब किससे किसमें भागेगा, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सुनो, सोचो थोड़ा, अगर यहां से भाग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जब भागेगा तो कितना लोग रोकने के लिए है, 3 4 10 लोग। 10 तो प्लस बोलेगा मत जाओ, अरे माइनस जाएगा तो प्लस बोलेगा ना मत जाओ। तो एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, 10 तो प्लस बोल रहा है कि मत जाओ। और यहां से अगर इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा तो इस एक इलेक्ट्रॉन को कितना प्लस पकड़ेगा, बताओ किसको भागना आसान है, ए वाले को कि बी वाले को? सोच के जवाब देना है। ए वाले को। ए वाले को 10 लोग बोल रहा है पकड़ो, अब बी वाले को 20 लोग, तो 20 लोग कस के ना पकड़ेगा। तो बोलोगे सर बराबर होता तो ट्रांसफर नहीं होता। तो जरूरी नहीं कि ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर में ऑकर, ट्रांसफर में हो सकता है। और किससे किस में होगा यह डिपेंड करता है मजबूत कौन है, कमजोर कौन है। अब मजबूत कमजोर का मतलब यह हुआ, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में क्या बोला, बोलो, जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर फिजिक्स के टर्म में बात करें, किसके टर्म में, तो बताओ किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मजबूत है, ए का या बी का? पक्का बी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मजबूत है। किसके कंपैरिजन में, क्योंकि बी में देख रहे हो चार्ज का संख्या ज्यादा दिखा रहे हैं, तो बी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए। तो बोलो जब बॉडी ए और बॉडी बी को आपस में रगड़ा तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ए से बी में चला गया। हम ये माना, क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 जाएगा कि 200 जाएगा कि 3 जाएगा, हम माना 2 जा रहा है। तो चलो हम जो माना उस बात को हम लिख दे रहे हैं, हम जो माना उस बात को हम लिख दे रहे हैं। नाउ बॉडी ए and body B are rubbed against each other। क्या लिखा, ए और बी को हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ दे रहे हैं। ए और बी को हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ दे रहे हैं। लेट, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया, फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। जो दिख रहा वही बोलेंगे। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉडी ए से, कहां चला गया, बॉडी बी में, बॉडी ए से बॉडी बी में चला गया। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर, कमजोर से ही ना मजबूत की तरफ जाएगा। जो कमजोर है उसके हाथ से छूट जाएगा और जो मजबूत है वो खींच लेगा। तो बी वाला मजबूत है तो बी वाला खींच लिया और कौन छोड़ दिया, आगे पढ़ाएंगे। लेकिन सुन लो कि जब हम कंघी और बाल को रगड़ते हैं
झाड़ते हैं तो बाल और कंघी में कौन मजबूत है? प्लास्टिक और हेयर में। एक तो कॉमन सा बात है कि कंघी मजबूत, लेकिन वो वाला मजबूती से नहीं बोलना है जवाब कि स्ट्रांग है, बाल टूट जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में भी इत्तेफाक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लास्टिक का ज्यादा मजबूत होता है कंपैरिजन टू हेयर के। तो जब कंघी को बाल में रगड़ेंगे तो हेयर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कंघी इलेक्ट्रॉन लेगा। हेयर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कंघी इलेक्ट्रॉन लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ एक बार फिर से फोटो बनाते हैं जो पीछे बनाया है। पीछे क्या बनाया है? एक बॉडी ए बनाया है और दूसरा बॉडी बी बनाया है। यही दो बॉडी बनाया है, ए और बी। बताओ तो इसमें कितना प्लस माइनस दिखाए थे? इतना एल तो भूले नहीं होंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो इसमें कितना प्लस माइनस दिखाए थे? 20। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये दिखाए थे। दोनों को आपस में क्या किया? रगड़ दिया और क्या मान लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन ए से कहां चला गया? बी। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी जाएगा तो यहां पे खाली जगह बचेगा, यहां पे खाली जगह बचेगा। ये कितने लोग समझे? अरे इलेक्ट्रॉन भागा ना तो वहां पे खाली खाली जगह दिखाएंगे ना, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाएंगे, 1 और 1 2। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? 2, जो हम पीछे कहानी में लिखा है पिछला पेज में कि लेट 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। अब तुम लोग बोलो चार्ज ड्यू टू, बताओ कितना प्रोटॉन है? पहले कितना था, अब कितना है? अभी भी 10 ही प्रोटॉन है। तो हम ये लाइन बोल सकते हैं कि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता। हम जो समझा रहे हैं उससे हम थ्योरेटिकल लाइन निकाल के लाएंगे। ऐसा कोई डायग्राम बुक में नहीं दिया है मेरे दोस्त। बुक में इसके बारे में पूरा कहानी दिया है, ऐसे दिया है, वो ऐसे समझ में एनसीईआरटी के, इसलिए हम एक कहानी बनाया है जिसको आप समझो दम इत्मीनान से अपने लैंग्वेज में। चार्ज ड्यू टू कितना प्रोटॉन्स? 10 प्रोटॉन्स। तो बताओ 10 प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज? 10 ही। और बताओ चार्ज ड्यू टू कितना इलेक्ट्रॉन्स? एकदम होश में अपना अपना बोलो, चार्ज ड्यू टू कितना इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं सर 2 तो भाग गया ना, 8 है ना बचा। चार्ज ड्यू टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही, तो 8 इलेक्ट्रॉन पे। तो बताओ टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज तो 10 ही माइनस 80 कितना हो गया? प्लस 2 ही। अच्छा हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। जो आ रहा है बस वही बात बोल रहे हैं कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो क्या बन जाएगा? अरे छोड़े के पहले तो न्यूट्रल था और छोड़ दिया तो क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज। थोड़ा इसके बारे में इसी तरह बताओ तो क्या क्या लिखते जाए यहां पे। चार्ज ड्यू टू 20 प्रोटॉन्स। बताओ 20 प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज? 20। चार्ज ड्यू टू कितना इलेक्ट्रॉन्स? बोलेंगे 20 तो पहले से था, 2 ठो और आके बैठ गया तो 22 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो बताओ 22 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज? -22 ही। तो बताओ टोटल चार्ज कितना हो गया? दोनों को जोड़ दो तो टोटल चार्ज हो गया 20E प्लस -20E कितना हो गया? 22 माइनस 22E कितना हो गया? -2। अरे कुछ समझे? इसका मतलब क्या समझे कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगा वो निगेटिव चार्ज बनेगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इसके अलावा एक बात समझो,
बताओ तो रगड़ने के पहले चार्ज कितना था? सिस्टम का ए और बी मिला के बात कर रहे हैं, सिस्टम का। तो रगड़ने के पहले सर, रगड़ने के पहले था 0 + 0, रगड़ने के पहले 0 था सिस्टम का, ए और बी मिला के। बोलेंगे रगड़ने के बाद बताओ, तो बोलेंगे सर रगड़ने के बाद +2e -2e कितना हुआ? पहले कितना था, अब कितना है बताओ? बढ़ गया, घट गया? जो इनिशियल था वही फाइनल रह गया। ये प्रूफ करता है कि चार्ज कंजर्व है। कभी भी किसी चीज को कंजर्व प्रूफ करना है, संरक्षित प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर दो जितना इनिशियल ना क्रिएट हो वो चीज क्या हो गया? कंजर्व। तो यहां पे एग्जांपल हो गया चार्ज इज कंजर्व, ये एग्जांपल हो गया चार्ज इज कंजर्व। कैसे एग्जांपल हुआ? रगड़ने के पहले भी टोटल चार्ज क्या था और रगड़ने के बाद भी टोटल चार्ज क्या है? 0। चार्ज इज कंजर्व। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, इट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। The body which loses the charge becomes positively charged, and which gains the charge, which gains the electrons becomes negatively charged. अच्छा, इस बॉडी का फोटो ऐसा भी दिखाता है, ध्यान दो। इस बॉडी का फोटो या तो ऐसा दिखा दिया, या इस बॉडी का फोटो देखो कैसा दिखा रहा है, बॉडी ए का। ये बॉडी ए का फोटो और ये किसका है? बॉडी बी का। बॉडी ए का फोटो या तो ऐसा दिखाओ या बॉडी ए का फोटो ऐसा दिखाओ। इसका मतलब ऐसा दिखाओ चाहे ऐसा दिखाओ का मतलब क्या हुआ? तो बोलेंगे देखिए सर, प्लस माइनस को दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन जो दो अकेला प्लस रह गया उसको दिखाना जरूरी है। तो फिगर वैसा बनाओ चाहे बॉडी ए का ऐसा बनाओ, बोथ मीनिंग द सेम। उसी तरह बॉडी बी का बताओ, तो ये सारा प्लस माइनस को दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों माइनस को दिखाना जरूरी है। ये बात समझ में आए? मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो क्या बन गया? अरे जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज। जो गेन किया वो। अब हम तुमसे एक बात बोलने, एग्जाम में सवाल आया था, सुनोगे ध्यान से। सीधे आपको मान लो ये फिगर दे दिया और ये फिगर दे के बोला आपसे हम एक बात, इस बॉडी को 2 प्रोटॉन दिया गया। सुनोगे ध्यान से, इस बॉडी को 2 प्रोटॉन दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? सच में प्रोटॉन दिया गया, देखे में लग रहा है 2 प्लस दे दिया है। अगर तुमको हम इतना ना पढ़ाए हुए होते और ऐसे बोलते देख न्यूट्रल बॉडी है, तो तुम बोलते हाँ न्यूट्रल है। अब बोलेंगे इसमें 2 प्रोटॉन दे दो, ऐसा फोटो बनेगा ना फिर, तो तुम बोलते हाँ 2 प्लस दे दिया। लेकिन तुमको हम समझाया है प्रोटॉन ट्रांसफर। अगर कहीं पे लिखा है कि बॉडी को 2 प्रोटॉन दे दिया और ऑप्शन वहां पे है कि इफ नॉट पॉसिबल, तो उसी को टिक मारोगे। लेकिन अगर ऑप्शन ये नहीं दिया है, ऑप्शन ये नहीं दिया है, तो बोलोगे 2 प्रोटॉन देने का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है। ये बात याद रखना। अगर हम बोल दें कि एक बॉडी को 5 प्रोटॉन दिया है, इसका मतलब तुम देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो लग रहा है 2 प्रोटॉन दिया, लग रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ ये समझ में आया? एक्चुअल बात आपके दिमाग में होना चाहिए। एक बॉडी को 2 प्रोटॉन दिया है, इसका मतलब है उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है। क्लियर है? क्योंकि प्रोटॉन का भी ट्रांसफर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस हो, क्या बोले, तो निगेटिवली चार्ज कि पॉजिटिवली चार्ज? इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस हो तो निगेटिवली चार्ज हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज? बोलो। और इलेक्ट्रॉन का अगर डिफिशियंसी हो, इसे वर्ड यूज करेगा। इलेक्ट्रॉन का अगर डिफिशियंसी मतलब कमी, बोलते ना ब्लड का डिफिशियंट है, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड है, ब्लड का कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है तो पॉजिटिव चार्ज की निगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज दोनों तरह का मिल सकता है बॉडी पे, प्लस भी और, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेस है
ये इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है। प्रोटॉन ज्यादा कम नहीं होता है, प्रोटॉन तो फिक्स होता है। क्लियर है यहां तक? अब आगे सुनोगे जो बोल रहे हैं। एक बात बताओ, यहां से 2 तो इलेक्ट्रॉन भागा, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए एक इलेक्ट्रॉन का मास 3 केजी है, मान लो, होता तो इतना नहीं है, बता ही चुके हैं, मान लो 3 केजी है, समझने के लिए बता रहे हैं 3 केजी है। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन का मास 3 केजी है, तो बताओ ये वाला जो बॉडी है ये हल्का होगा या भारी हो? बोलो। तो ये मतलब सर आप तो बोलते कि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है, हम बोले ना के बराबर होता, लेकिन चलो होता तो है ना, वो मान के चलो, हम ही बोल रहे मान के चलो। चलो बताओ बॉडी कितना हल्का हो जाएगा? अरे बहुत सिंपल है, बोलो ना रे। कितने लोग समझे? 6 केजी, इसमें कोई फिजिक्स थोड़ी लगाना है। अरे एक इलेक्ट्रॉन कितना केजी का है? 3 केजी का। 2 इलेक्ट्रॉन कूद गया तो ये कितना केजी हल्का हो गया, और ये कितना केजी भारी? तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक लाइन कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो मास का भी ट्रांसफर होता है। अलग बात है, लिख देंगे ब्रैकेट में 2 वेरी स्मॉल, भले वेरी स्मॉल हो, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स, वही समझा रहे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मास का भी। और बताओ मास ट्रांसफर निकालने के लिए आपको कितना चीज पता होना चाहिए? 2 चीज। पहला, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, और दूसरा कितना इलेक्ट्रॉन गया है। अरे मान लो कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन चल जाता तो ये कितना केजी हल्का हो जाता? अरे 4 तेई 12 कैलकुलेशन आता है तुम लोगों को, कोशिश किया करो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन चल जाता, एक इलेक्ट्रॉन 3 केजी बोल दिया, तो ये कितना केजी हल्का हो जाता? 12। और ये कितना केजी भारी हो जाता? 12। ये बात समझ में आया? तो मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर पता चल जाए तो आप कितना मास का ट्रांसफर हुआ है निकाल सकते हो ना। तो आपसे हम क्या बोल रहे हैं? आपसे हम क्या बोल रहे हैं? तो आप सुनो ध्यान से। आपसे हम ये बोल रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स transfers, mass also transfers, mass also, ये अलग बात है, वेरी वेरी स्मॉल, मास ऑल्सो ट्रांसफर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स मास ऑल्सो। अब ये बताओ जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ा है उसका मास बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लिया है, मेरे सवाल का जवाब दो, क्वेश्चन आईटी में भी आया था। एक बॉडी को 5 प्रोटॉन दिया गया, बताओ उसका मास बढ़ा या घटा? तो बच्चा सोचता है प्रोटॉन दिया है तो मास बढ़ जाएगा। प्रोटॉन दिया है इसका मतलब उसे 5 इलेक्ट्रॉन, आपका कॉन्सेप्ट और सही जवाब दे दोगे। समझ में आया? अगर एक बॉडी को 5 प्रोटॉन दिया है, इसका मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाला है। प्रोटॉन तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हैं, ये अलग बात है, लिखने के लिए लिख दिया करते हैं, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड ये कंसेप्ट होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हुआ है। 5 प्रोटॉन देने का मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकालने से उसका मास डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स, मास आल्सो ट्रांसफर्स, द बॉडी which loses electrons becomes lighter, हल्का हो जाएगा, and which gains electrons become हेवियर। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो मास ट्रांसफर के लिए आप फॉर्मूला क्या सोच सकते हैं? सोचो। मास ट्रांसफर्ड, मास ट्रांसफर के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? बोलो। अरे कितना इलेक्ट्रॉन गया है, कितना इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मास, हो गया फॉर्मूला, रटना थोड़ी है। मास ट्रांसफर का फॉर्मूला हो गया
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू क्या, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो मास ट्रांसफर्ड को इंडिकेट कर दो डेल्टा एम से कि मास में चेंज आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड को किससे इंडिकेट कर दो, एन से। और एक इलेक्ट्रॉन का मास याद होना चाहिए आपको 9.11 इंटू 10 का पावर -31 केजी, याद होना चाहिए। अब बताओ, हम आपको समझाने के लिए 3 केजी बोल दिया था, तो 3 दूनी 6 कर दिए थे। अरे 3 ना हो करके 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। समझे, और कुछ नहीं करना है। तो मतलब कंक्लूजन क्या क्या हुआ बताओ तो, क्या क्या हुआ कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन तो ये हुआ कि ऑल बॉडीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इनिशियली। दूसरा बात ये हुआ कि द बॉडी विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स निगेटिवली चार्ज। तो पहला बात तो हम लोग क्या क्या समझा इसमें बताइए। तो पहला बात तो ये समझा, ऑल बॉडीज आर इनिशियली, मतलब शुरुआत में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरा बात, द बॉडी which loses electrons become positively charged and which gains electrons become negatively charged। जो लूज करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो गेन करेगा वो निगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात, चार्ज हुआ कितना था जो लूज किया था, तो जो लूज किया था वो +2 ही, और जो गेन किया था वो -2 ही। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो कितना आता, और 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या। तो अगर n इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो n ही हो जाएगा। तो फॉर n इलेक्ट्रॉन्स, फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो बताओ चार्ज ऑन बॉडी क्या हो जाएगा। चार्ज ऑन बॉडी, बॉडी पे चार्ज किससे इंडिकेट करेंगे, Q से। अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितने लोग समझे, n ही हो जाएगा। अरे 2 होगा तो 2 ही, 3 होगा तो 4 होगा तो 4 ही, और n होगा तो n ही। हाँ, जो लेगा उसके लिए माइनस और जो छोड़ेगा उसके लिए, तो Q इज इक्वल टू एन ही लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू एन का मतलब क्या हुआ बताओ। Q इज इक्वल टू एन का मतलब हुआ चार्ज, बोलो, हमेशा एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज। यहां बताओ 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो बोलेंगे कर भी नहीं करेगा। जब भी एन होगा तो 1 2 3 4 5 इंटीजर में होगा, इसी को बोलते हैं क्वांटाइज। कोई भी चीज किसी के मल्टीपल में जब एग्जिस्ट करता है उसको क्वांटाइज कहते हैं। कोई भी चीज किसी के मल्टीपल में जब एग्जिस्ट करता है तो क्या बोलते हैं, तो चार्ज किसके मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, ई के, तो चार्ज इज क्वांटाइज। तो जहां एन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 100 1000 लाख करोड़, क्या नहीं हो सकता है, क्या एन का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 1.5
नहीं हो सकता है, 6/7 नहीं हो सकता है, 10/2 नहीं हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, हो सकता है 5 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है, जो भी आपका इंटीजर में चला आएगा हो सकता है, समझ में आया। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो यहां पे एक और बात हम लोग लिख ही लेते हैं कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस आर, इसका मतलब क्या होता है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब, इसका मतलब हुआ इट मींस चार्जेस always exist in integral multiple of एलिमेंट्री चार्ज। उसको एलिमेंट्री चार्ज कहते, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल, अरे ई से छोटा पॉसिबल नहीं है, एलिमेंट्री चार्ज ई। चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो उस एलिमेंट्री चार्ज के मल्टीपल में, और जहां ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इसके बाद हम लोग क्या समझा, इसके बाद हम लोग समझा कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसका मास घटेगा और जो गेन करेगा उसका मास बढ़ेगा, उसका फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग समझे चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज कंजर्व भी हम लोग समझा, चार्ज इज कंजर्व क्योंकि बिफोर फ्रिक्शन 0 + 0 0 एंड आफ्टर फ्रिक्शन +2e -2e फिर 0, तो 0 का 0 रह गया, ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, चार्ज इज कंजर्व। एग्जाम में एक सवाल आता है, एग्जाम में सवाल आता है, 1 नंबर में आ चुका है PYQ CBSE में भी, कि एक दो बॉडी को रगड़ा गया, एक बॉडी पर इतना चार्ज आया, तो बताइए दूसरे बॉडी पे चार्ज कितना होगा। तो बोलेंगे सर दूसरे बॉडी पे चार्ज इतना होगा, क्या इसके लिए कैलकुलेशन करना है, अरे जितना ये प्लस में है, हो गया आंसर। और था गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, तो एक लाइन का रीजन होगा चार्ज इज कंजर्व, क्योंकि रगड़ने के पहले जरूर क्या रहा होगा 0, और रगड़ने के बाद भी क्या होना चाहिए, और 0 तभी ना होगा जितना प्लस दिया उतना ही क्या ले लीजिए माइनस। तो कुछ नहीं, वो सब क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल बेस है, थ्योरी सही रहेगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो वैसा ही बन जाएगा, खतरनाक लेकिन वही होता है, उसके लिए थ्योरी अच्छा होना चाहिए। तो चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्व, मास इज ट्रांसफर्ड, इनिशियली न्यूट्रल होता है, इतना हम लोग कर चुके हैं। चलो ठीक, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आए। देखो यहां ध्यान से एक बात बता रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.9 समझोगे। क्वेश्चन है, एक पॉलिथीन पीस है और एक ऊन है, ऊन है, आराम से समझोगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एक पॉलिथीन पीस है और एक ऊन है, और बोला गया दोनों को आपस में रगड़ दिया। लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो लिखा हुआ है when a polythene piece is rubbed with wool gets a negative charge of 3 into 10 का पावर -7 कूलम। ठीक, उस पर एक चार्ज आया, किस पे चार्ज आया, पॉलिथीन पे। कौन सा चार्ज आया, निगेटिव, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये बात। तो चलो जो गिवन में लिखा हुआ है वो हम यहां पे उतार दे रहे हैं कि गिवन में क्या है कि पॉलिथीन पे कितना चार्ज आया, पॉलिथीन पे चार्ज आया -3 इंटू 10 का पावर -7 कूलम एज पर क्वेश्चन। मेरा आपसे अब यह सवाल है, ऊल पे कितना चार्ज होगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो ऊल पे कितना चार्ज होगा, तो ऊल पे चार्ज इतना ही होगा, बस माइनस की जगह पे क्या होगा प्लस। पहला सवाल का जवाब खत्म। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, पॉलिथीन से ऊल की ऊल से पॉलिथीन? सोच सोच के बोलो, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, ऊल से, क्योंकि पॉलिथीन पे ना निगेटिव है, मतलब पॉलिथीन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वहां इलेक्ट्रॉन का कमी है, तब तो वो पॉजिटिव दिखा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है
उल से पॉलिथीन में ट्रांसफर हुआ है। अगला सवाल है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। सवाल समझ रहे हैं आप लोग? अगला सवाल क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग बोलेंगे सर हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, एनी। Q इज इक्वल टू, अब यहां पे प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। चलो पॉलिथीन के लिए लिखते हैं, तो बताओ पॉलिथीन पे कितना चार्ज आ रहा है? -3 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। अब बताओ यहां पे प्लस लेके माइनस, तो बोलेंगे सर आप किसके लिए लिख रहे हैं? पॉलिथीन के लिए। और पॉलिथीन के लिए लिख रहे हैं तो पॉलिथीन पे इलेक्ट्रॉन आया है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा है? आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। कितने लोग समझे? अगर हम उसके लिए लिखते, उल के लिए लिखते, तो यहां पे क्या लिखते हैं? और यहां पे भी क्या होता है? प्लस। ऐसे भी याद रखो, अगर इधर माइनस होगा तो उधर भी सोचना ही नहीं, इधर प्लस होगा तो उधर भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या निगेटिव थोड़ी हो सकता है, माइनस माइनस कट जाएगा ना। ई का वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10 का पावर -19। क्या आप लोग इतना बात समझे? क्या समझा? बॉडी पे क्या दिया हुआ है? चार्ज। अरे बॉडी पे क्या दिया हुआ है? और आपसे किसका संख्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? एन पूछ रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन? एन पूछ रहा है। माइनस से माइनस खत्म करो, कूलम से कूलम खत्म करो, एन संख्या है ना, तो बताओ एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाई, बोलो, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब कैलकुलेशन भी आपको हम करके दिखाएंगे, लेकिन याद रखिएगा शुरू के कुछ चैप्टर्स में हम जोड़ घटाव मल्टीप्लाई करेंगे, आगे फिर जाके क्यों ही करेंगे। आपको जब जोड़ घटाव आ जाएगा तो आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम शुरू से लेकर आखिरी क्लास तक आपको जोड़ घटाव बताएं, इज नॉट पॉसिबल। आपको सीख जाना जोड़ घटाव करना, उसके बाद हाँ करो घर पे, उसके बाद नहीं होता आप कोशिश किया तो मेरे पास आ सकते हो आफ्टर क्लास। तो बताओ एन इज इक्वल टू, तरीका ये होता है 3/1.6 को अलग कर दो, नंबर को अलग कर दिया करो, और 10 का पावर को अलग रखा करो। तरीका सीखो जोड़ घटाव करने का। 10 का पावर -7 और ये -19 कहां लेके चल जाए? ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा? +19। अब डेसिमल से हमेशा दूर रहा करो, डेसिमल हटाओ यहां से, तो ऊपर कौन चल जाएगा? 10। अरे चला गया 10। अब 30/16 काटने आता है अपने से, चलो काटो तो 2 से, 2 8 16, 2 15 30, कितना हो गया? 15/8 इंटू 10 का पावर। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 19 - 7, कितने लोग समझे? 12। अरे समझे? 19 - 7 क्या हुआ? 12। अब तुम हमको ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है? 15/8, 15/8 क्या कोई इंटीजर आ जाएगा? इज इट पॉसिबल और नॉट? कितने लोग समझ गए? लेकिन हम बोलेंगे ना, ले लेंगे। आगे आप सुनो, एक लाइन हम बता रहे हैं, देखो यहां पे लिख दे रहे हैं पहले, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is ignored in macroscopic cases। और समझो, खास के ये सब बिहार बोर्ड का लाइन नहीं है, ये सब सीबीएसई के लिए लाइन है। बिहार बोर्ड में सब ना आएगा, जब मुंह पे बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, बिहार बोर्ड में सब इतना घुस के ना पूछेगा, ठीक है। सीबीएसई में यही सब पूछेगा जो बता रहे, सुनोगे ध्यान से। बिहार बोर्ड में क्या आएगा? एकदम सिंपल सिंपल नंबर आएगा, लिख दो, आंसर हो गया। वो भी ये न्यूमेरिकल अगर ये वाला आया तो देखो यहां ध्यान से, आराम से देखो क्या बता रहे, तुम बहुत इत्मीनान से देखो। मान लो बॉडी पर जो चार्ज है, सुनाई दिया क्या बोला? बॉडी पर जो चार्ज है ये ना दे करके ये दे दिया, -19 दे दिया, खाली चार्ज का वैल्यू चेंज किया। बोलेंगे एन निकालो, तो बोलेंगे चार्ज तो आप दे दिए, एन निकालना है, क्या कुछ अलग काम कर देंगे? अरे वैल्यू बदल जाएगा तो क्या अलग काम करते हैं? नहीं, अलग काम नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा एन का वैल्यू?
एन का वैल्यू बोलो, 15/8। नहीं समझे तुम लोग? अरे ये -19 हुआ और नीचे भी यही ना है -19, ये कठिन आ जाएगा। और ये 30/16 कितना हो गया बोलो ना? 30/16 कितना हुआ? 15/8। 15/8 का मतलब एन कितना? 8 एकम 8। अरे डिवाइड करो ना 15/8 को। 8 एकम 8, 7 बचा। 8 7 56, कितना आएगा? 1.75 1.875 आएगा हमको लगता है। और ना कर देते हैं 15 और ये कौन है यहां पर नीचे में बोलो? 8 है, तो 8 एकम 8, 7 0, 8 8 64, 6 बचा। 8 7 56, 8 5 40। हाँ सही है, 1.875 दिखा तुम लोगों को। अब तुम बताओ 1.875 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं? या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये पॉसिबल, तो बताओ यहां तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां तो बोलेंगे यहां भी पॉसिबल ये तो नहीं है, लेकिन इग्नोर कर देंगे। बोलोगे इग्नोर क्या करेंगे? या ना करें हुआ कर देंगे। अरे 10 पे कितना जीरो है? 12, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सोचो तुम्हारे पास इतना रुपया है और हम शुरू का वैल्यू को ना लिखें। समझ भी रहो क्या बोला? इतना रुपया है, एक पे 12 जीरो, करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, और शुरू में 2 लिखा रहा है, चाहे 3 लिखा रहा है, चाहे 3.3 लिखा रहा है, तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा। अरे 3 इडियट देखा है ना, उसमें बताया था ना कि इतना सैलरी है उसका, जीरो कम कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा था वाला सीन रणछोड़ दास वाला? उसमें बोला था ना कि इसका सैलरी इतना है, इसमें वो जीरो कम भी कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसका 25,000 है उसमें जीरो कम करेंगे फर्क पड़ जाएगा। तो डिपेंड करता है किससे कंपेयर कर रहे हो। तो सुनो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये लाइन को दिमाग में घुसाना। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एन का वैल्यू अगर बहुत बड़ा आया, एन का वैल्यू अगर बहुत बड़ा आया, तो हम लोग क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन को हर जगह कर देंगे, यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे नहीं करेंगे। एन का वैल्यू जब इतना बड़ा है, 10 का पावर 7 9 12 10 15, वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किस केस में? मैक्रोस्कोपिक केसेस। मैक्रो मतलब होता बड़ा बड़ा बॉडी, बड़ा बड़ा चार्ज। माइक्रो में भी नहीं, माइक्रो में गड़बड़ हो जाएगा। अब कौन मैक्रो है कौन माइक्रो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्या आप लोग समझा बात मेरा? तो मैंने आपको यह समझाया कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसका एग्जिस्टेंस पे हम सवाल उठाने वाले नहीं। हम बोलेंगे चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो डेसिमल उसिमल में आ रहा है तुमसे क्या ही ले, मेरा 10 के पावर कितना है 12, इतना बड़ा वैल्यू है, तुमको हम इग्नोर कर देंगे, तुम्हारे ऊपर हम चर्चा करने वाले नहीं है। तो वही बात लिखा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड इन माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो की मैक्रो है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, उसमें तो करेंगे कंसिडर, मैक्रो में कंसिडर नहीं करेंगे, मैक्रो में कंसिडर नहीं करेंगे। तो चलो भाई कितना आया ये 1.875 इंटू 10 का पावर 12, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। कहां से कहां ट्रांसफर हो गया? पॉलिथीन से नहीं, उल से पॉलिथीन में, क्या पॉलिथीन पे निगेटिव आया था। अब इसके बाद तुम लिख सकते हो, एक लाइन चाहो तो तुम लिख सकते हो, फ्रॉम क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज, फ्रॉम क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। बताओ क्वांटाइजेशन नेचर के अनुसार एन का वैल्यू लगभग इसको 2 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा रे? अगर ये 12 को 11 लिख दें, नहीं वो मत करना, लेकिन उसको तू 1.8 लिख, या नियरली क्या लिख दे 2, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग समझे मेरी बात?
तो मतलब बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? 2 इंटू 10 का पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स पॉलिथीन ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मास का भी ट्रांसफर हो गया, बोलो तो, मास का ट्रांसफर हो गया? अभी ना पढ़ाया, मास का ट्रांसफर हुआ या नहीं? ठीक है, बहुत कम हुआ लेकिन हुआ ना। अच्छा, कितना लोग निकाल सकते हो मास ट्रांसफर? ये तीसरा पार्ट है एनसीईआरटी का, कितना मास का ट्रांसफर। बोलेंगे क्या करना है सर, कितना इलेक्ट्रॉन यही पता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया मास ट्रांसफर का। तो बताओ मास ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 के जी। एन कितना है बउआ? 2 इंटू 10 का पावर 12 एन, और ये कितना? 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 9.1 इंटू 2 18.2, 10 का पावर 12 माइनस 31। आते सॉल्व करने, कितना होगा बोलो ना? 18.2 इंटू 10 का पावर 12 माइनस 31 कितना? माइनस 19 केजी। अच्छा, मास को डेसिमल में लिख सकते हैं? बोलेंगे हाँ, मास थोड़ी क्वांटाइज है, मास इंटीजर में हो सकता है, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 6.5 ग्राम, ये सब तो हो भी करता है। चार्ज के साथ दिक्कत है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या क्वांटाइज होता है, मास के साथ कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में है तो है। और आपको हम एक बात बताया है कि डेसिमल जनरली एक नंबर के बाद होना चाहिए, तो यहां पर डेसिमल है, कितना पीछे लाना है? एक पीछे लाने के लिए 10 से डिवाइड करो और 10 से, ये सब दिमाग में करते हैं, तब आपका आंसर मैच करेगा। आंसर तो वो भी है लेकिन एनसीईआरटी बुक से मैच कराने के लिए आना चाहिए। अब बताओ 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? ये 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 और प्लस 1 माइनस 18 केजी। देख रहा हूं, माइनस 18 केजी। बहुत स्मॉल मास का ट्रांसफर हुआ है, बहुत स्मॉल मास का ट्रांसफर हुआ है, वेरी स्मॉल मास का ट्रांसफर हुआ है। तो ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में, और यहां पे हम लोग समझा किसके बारे में पूरे स्टडी किया हम लोग? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड है हम लोगों का चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकंड क्या हम लोगों का? चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन चलो कंडक्शन में जाने से पहले इतना बात को उतार दो जल्दी जल्दी। नीचे वाला मत बंद करना, थर्ड ऑन करो। हाँ, पहला ऑफ कर दो। हाँ,